स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक दिलचस्प और भावनात्मक कहानी जिसका नाम है प्रताड़ित मां बाप का जीवन। इस कहानी में हम देखेंगे एक मां बाप की संघर्ष और उनके बेटे बहू द्वारा की गई क्रूरता, प्रताड़ना को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। रामनाथ और सविता अपने घर के आंगन में बैठे थे। उनके चेहरों पर थकान और उम्र का असर साफ झलक रहा था। वे दोनों कभी एक खुशहाल परिवार के मुखिया हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी हालत देख कोई यह नहीं कह सकता था कि ये वही लोग हैं। सविता ने थके हुए स्वर में कहा, क्या हमने ये दिन देखने के लिए सब कुछ किया था रामनाथ जी? उसकी आवाज में निराशा और दर्द स्पष्ट था। रामनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखता रहा, जैसे उसकी पीड़ा को समझ रहा हो, लेकिन कुछ कहने या करने में असमर्थ था। सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें छिपाने की कोशिश करती ताकि रामनाथ उसे कमजोर न समझे। उसने अपने बेटे रोहन के बारे में सोचा, जिसे उसने पाल पोसकर बड़ा किया था। बचपन से ही उसे हर तरह की सुविधाएं दी, उसकी हर जरूरत पूरी की। आज वही बेटा और बहू उसे इस कदर अनदेखा कर रहे थे कि उसका दिल टूट गया था। वो दिन याद है जब रोहन छोटा था, हमेशा मुझसे चिपक कर रहता था। सविता ने अतीत की यादों में खोते हुए कहा। उसकी आवाज में मिठास और दर्द का मिला जुला एहसास था। रामनाथ ने सिर हिलाया। वो दिन तो बहुत दूर हो गए सविता, अब तो बस यही है, हम और हमारी चुप्पी। सविता की यादों में उसके बेटे के लिए ममता जाग उठी, लेकिन उसका वर्तमान उसकी सोच से कहीं अधिक कड़वा था। रोहन और काजल ने धीरे धीरे उनका सम्मान और प्रेम छीन लिया था। काजल का बर्ताव दिन ब दिन बुरा होता जा रहा था। घर में काम न करने का बहाना, सास ससुर पर छोटी छोटी बातों के लिए चीखना चिल्लाना और रोहन का हर बार काजल का साथ देना, ये सब सविता और रामनाथ के लिए असहनीय होता जा रहा था। एक दिन की बात है, जब सविता ने अपनी पुरानी चप्पल से चलते हुए गलती से काजल का पंखा गिरा दिया। अरे ये क्या किया आपने? आंखें हैं या नहीं? ये घर मेरे पापा का नहीं है कि तुम इसे ऐसे ही तोड़ती फिरो। काजल की आवाज पूरे घर में गूंज गई। सविता ने सहमे हुए स्वर में माफी मांगी। मुझे माफ कर दे बेटा, गलती से गिर गया, मैं संभाल नहीं पाई। लेकिन काजल को उसकी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह क्रोधित स्वर में बोली, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। जब देखो कोई ना कोई चीज गिरा देती हो, इस घर को बर्बाद करके ही रहोगी। सविता की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार भी उसने उन्हें छिपा लिया। वह जानती थी कि रोहन कुछ नहीं कहेगा। वह अब अपनी मां के दर्द को महसूस करने के बजाय काजल की हर बात का समर्थन करता था। शाम के समय जब रोहन घर लौटा, सविता ने उससे बात करने की कोशिश की। बेटा, तुम्हारी बहू बहुत गुस्से में है, मैंने गलती से पंखा गिरा दिया। रोहन ने बिना कोई जवाब दिए सीधे अंदर चला गया, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। सविता को अब यकीन हो चला था कि उसके अपने बेटे ने ही उसे छोड़ दिया है। उसकी आंखों से बहते आंसू इस बात के गवाह थे कि अब वो कितनी अकेली हो चुकी थी। रामनाथ ने सविता को देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं बचे थे, सिर्फ दर्द की खामोशी थी। रात का समय था और घर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। काजल अपने कमरे से बाहर आई और आंगन में सास ससुर को बैठे हुए देखा। उसका चेहरा हमेशा की तरह तानों और कटाक्ष से भरा हुआ था। जैसे ही उसने सविता को घर के काम में थोड़ा सुस्ताते हुए देखा, उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। घर की सफाई ठीक से करो या फिर मुझे खुद ही करना पड़ेगा। क्या अब इतनी भी ताकत नहीं बची? काजल की आवाज में नफरत और कड़वाहट साफ झलक रही थी। सविता, जो पहले से ही थकी और परेशान थी, बिना कुछ कहे सिर झुकाए बैठी रही। वह जानती थी कि कोई भी जवाब देने से हालात और बिगड़ सकते हैं। रामनाथ ने काजल की ओर देखा, लेकिन वह भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसकी चुप्पी में एक प्रकार की बेबसी थी। काजल अब कमरे के अंदर जाते हुए जोर से बड़बड़ाई, मैं ही बेवकूफ थी जो सोचा था कि तुम दोनों से मुझे मदद मिलेगी। इस घर का सारा बोझ मेरे ही सिर पर है। रोहन भी वहां खड़ा था, लेकिन उसने हमेशा की तरह अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह अपनी पत्नी के कटु व्यवहार को अनदेखा करता रहा, मानो सास ससुर की कोई अहमियत ही न हो। सविता ने रोहन से उम्मीद भरी नजरों से देखा। उसे लगा
कि शायद उसका बेटा कुछ बोलेगा, लेकिन रोहन ने अपना सिर फेर लिया। सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी आंसुओं को छिपाने की कोशिश की। उसे अपने बेटे से ऐसी बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। रोहन बेटा, सविता ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारी पत्नी हमें ऐसे ताने मारती रहती है, क्या ये सही है? रोहन ने धीरे से कहा, मां, काजल को परेशान मत करो। वो पहले ही बहुत परेशान रहती है। तुम्हें उसे समझना चाहिए। सविता का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा, जो बचपन में उसकी गोद में सोया करता था, अब उसकी बातों को इस तरह नकार देगा। काजल की प्रताड़ना दिन ब दिन बढ़ती गई। एक दिन काजल ने सविता से कहा, तुमसे कुछ नहीं होता। तुम बस इस घर का बोझ बन गई हो। मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं तुम दोनों को यहां से निकाल देती। उसकी आंखों में गुस्सा और क्रोध साफ झलक रहा था। सविता ने काजल की यह बात सुनकर अपना सिर झुका लिया। वह जानती थी कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वह खामोश रही, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और ठिकाना नहीं था। उस रात सविता बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने अतीत को याद किया, जब रोहन छोटा था और वह उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। उसे अब वह समय याद आ रहा था जब रोहन उसके बिना एक कदम भी नहीं चलता था। पर आज वही बेटा उसे अनदेखा कर रहा था। रामनाथ ने धीरे से सविता का हाथ पकड़ा और कहा, हमारा समय अब शायद गुजर चुका है। अब बस हमें एक दूसरे का साथ देना है। सविता ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन दिल के अंदर एक गहरी टीस थी जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। कुछ दिन बाद काजल अचानक अपना व्यवहार बदलने लगी। एक दिन उसने सविता और रामनाथ के सामने आकर बड़ी ही मृदुल आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए मां पापा। मैं जानती हूं कि मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप तो मेरे माता पिता जैसे हैं। मैंने बहुत गलत किया। सविता और रामनाथ ने काजल की इस अचानक बदलाव को देखकर हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। सविता के दिल में एक पल के लिए ममता जाग उठी। उसने सोचा, शायद अब उनका जीवन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। रामनाथ भी चुपचाप बैठा रहा, मानो वह कुछ समझ नहीं पा रहा हो। काजल ने अपने आंसुओं का दिखावा करते हुए दोनों के पैरों में गिरकर माफी मांगी। सविता ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, इंसान से गलती हो जाती है। तुम हमारी बहू हो, हमने तो तुम्हें हमेशा बेटी माना है। काजल के नकली आंसुओं से सविता का दिल पिघल गया और उसने काजल को माफ कर दिया। उसे विश्वास होने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन काजल के मन में एक खतरनाक योजना पहले से ही आकार ले चुकी थी। एक रात जब सविता खाना खाने के बाद थकी हुई अपने कमरे में बैठी थी, काजल ने धीरे धीरे उसके खाने में एक बेहोशी की दवा मिलानी शुरू कर दी। शुरुआत में दवा की मात्रा कम थी ताकि सविता को कुछ अजीब महसूस न हो, लेकिन धीरे धीरे दवा का असर उसके शरीर पर दिखने लगा। सविता अब कमजोर और थकी थकी महसूस करने लगी। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने रामनाथ से अपनी हालत के बारे में बात की, लेकिन दोनों इसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। काजल और रोहन अब अपनी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। एक रात जब सविता अपने बिस्तर पर अर्धचेतन अवस्था में लेटी थी, काजल और रोहन ने कमरे के बाहर बैठकर अपनी साजिश की योजना बनानी शुरू की। अब समय आ गया है, काजल ने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही मां पूरी तरह से बेहोश हो जाएगी, हम उसे जिंदा जलाकर इस कहानी का अंत कर देंगे। कोई कुछ नहीं जान पाएगा। रोहन ने काजल की बात पर हामी भरते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सविता ने इस बातचीत को सुना, लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह कुछ कर पाने में असमर्थ थी। उसका मन चीख रहा था, लेकिन उसके होंठ सिल गए थे। वह सुन पा रही थी, महसूस कर पा रही थी, पर उसकी हालत ऐसी थी कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। काजल और रोहन को यकीन था कि सविता बेहोश है और कुछ भी नहीं सुन सकती, पर वे इस बात से अनजान थे कि सविता सब कुछ सुन रही थी। अब काजल और रोहन अपनी योजना को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए तैयार थे, लेकिन सविता की आंखों में डर और गुस्से की मिलीजुली चमक थी।
उस रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था जब काजल और रोहन अपनी खौफनाक योजना को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। काजल ने चुपके से बेहोशी की दवा का आखिरी और सबसे घातक डोज सविता के खाने में मिला दिया। जैसे ही सविता ने खाना खाया, कुछ ही देर में वह पूरी तरह से अचेत हो गई। काजल और रोहन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, काजल ने अपने ठंडे स्वर में कहा। कोई भी इस साजिश का पता नहीं लगा सकेगा। रोहन ने गहरी सांस लेते हुए हामी भरी। हम इसे चुपचाप जला देंगे और कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। सब समझेंगे कि मां की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। काजल ने जैसे ही सविता को उठाने की कोशिश की, उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। रोहन ने बाहर जाकर लकड़ियों का इंतजाम करना शुरू किया। उन्होंने सविता को कमरे से बाहर लाकर घर के पीछे वाले हिस्से में रख दिया, जहां एक छोटी सी चिता बनाई जा रही थी। दोनों बेहद सावधानी से काम कर रहे थे ताकि किसी को कुछ पता न चले। इस बीच सविता की हालत पूरी तरह से स्थिर थी। वह बेहोश दिख रही थी, लेकिन असल में वह सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखें बंद थी, शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से जवाब दे चुका था। काजल ने लकड़ियों के ढेर के ऊपर सविता को रखने का इंतजाम किया। उसकी आंखों में शांति का भाव था, मानो वह इस काम को पूरी तरह से सही मान रही हो। रोहन ने आग जलाने की तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे ही उसने माचिस जलाई, सविता के दिल में एक खौफनाक डर समा गया। लेकिन तभी, जैसे किसी चमत्कार से, सविता के शरीर में हलचल हुई। उसकी आंखों ने धीरे धीरे खुलने की कोशिश की और उसने अपने चारों ओर हो रही इस खौफनाक साजिश को देखा। वह अभी भी पूरी तरह से हिलने में असमर्थ थी, लेकिन उसकी चेतना वापस आ रही थी। सविता के अंदर एक गहरी भावना जाग उठी, जीने की और न्याय की। काजल और रोहन ने यह ध्यान नहीं दिया कि सविता धीरे धीरे होश में आ रही थी, क्योंकि वे अपनी योजना में पूरी तरह खोए हुए थे। आग लगाने का समय आ चुका था और काजल ने रोहन से कहा, अब इस काम को खत्म कर दो, कोई वापस नहीं आएगा। लेकिन यह नहीं जानती थी कि उनकी योजना पर भारी पड़ने वाली थी। जब काजल और रोहन ने चिता को जलाने के लिए कदम बढ़ाया, तभी सविता की चेतना धीरे धीरे पूरी तरह लौटने लगी। उसका शरीर अभी भी हिल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह खुल गई थी। उसने अपने चारों ओर की खौफनाक सच्चाई को साफ साफ देखा। उसकी आंखों में डर और बेचैनी के साथ साथ अब गुस्से की भी लपटें थीं। उसकी जान लेने की योजना अब उसकी आंखों के सामने थी और उसे रोकने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। काजल ने जैसे ही माचिस की तीलियों को चिता के पास ले जाने की कोशिश की, सविता ने एक आखिरी बार पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की। हालांकि उसकी आवाज बाहर नहीं आ सकी, क्योंकि उसका गला अभी भी दवा के असर से भारी था। लेकिन फिर भी उसकी आंखों से निकले आंसू और उसकी धड़कनों की आवाज जैसे चीख चीख कर उसकी दुर्दशा की कहानी सुना रहे थे। इसी बीच काजल और रोहन को सविता की आंखों में हलचल महसूस हुई। काजल की नजर जैसे ही सविता की खुली आंखों पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यह एहसास हो गया कि सविता बेहोश नहीं है, बल्कि सब कुछ सुन और देख रही है। काजल का दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहन भी घबराया हुआ पीछे हट गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालने की कोशिश की। क्या कर रहे हो? जल्दी आग लगाओ, काजल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। सविता की आंखों में न सिर्फ चेतना थी, बल्कि गुस्से की एक आग भी थी। वह अब पूरी तरह होश में थी, लेकिन शरीर अभी भी कमजोर था। उसने अपनी आखिरी उम्मीद की ताकत से अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की और धीरे धीरे उसकी उंगलियों ने हल्की हरकत की। काजल ने जब यह देखा तो वह हड़बड़ा गई। काजल और रोहन अब घबराहट में थे। सविता ने अपनी धुंधली आवाज में दर्द भरी सांस लेते हुए कहा, मैं सब सुन रही थी। उसकी यह बात सुनकर काजल और रोहन के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। सविता की आवाज कमजोर जरूर थी, लेकिन उसमें सच की ताकत थी। रोहन ने माचिस को फेंक दिया और पीछे हट गया। अब क्या करेंगे? मां सब जान चुकी है, रोहन ने घबराहट में कहा। काजल का चेहरा लाल हो गया था।
वह सोच रही थी कि अब इस सच्चाई से कैसे निपटा जाए, लेकिन सविता के सामने उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी थीं। सविता की आंखों में सच्चाई और बदले की भावना की लहरें उठने लगी थीं। उसने अपने बेटे और बहू की घिनौनी साजिश सुन ली थी और अब वह उन्हें इस खेल में मात देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। हालांकि उसका शरीर कमजोर था, पर उसका दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था। अब उसे सिर्फ सही समय का इंतजार था। काजल और रोहन, जो अब तक अपनी साजिश में पूरी तरह उलझ चुके थे, घबराहट में इधर उधर घूमने लगे। काजल ने अपने चेहरे पर एक घबराई हुई मुस्कान लाने की कोशिश की और कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता। हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। कोई भी इस सच्चाई का पता नहीं लगा सकता। लेकिन सविता के अंदर अब एक नई शक्ति जाग उठी थी। उसने अपनी पूरी कोशिश से अपनी उंगलियों को फिर से हिलाया और एक हल्की आवाज में कहा, तुम दोनों का सच अब सामने आएगा। उसकी यह बात सुनकर काजल के होश उड़ गए। वह सोचने लगी कि अब सविता को खत्म करना जरूरी है, वरना वह सब कुछ बर्बाद कर देगी। इस बीच सविता ने एक योजना बनाई थी। उसने अपने बेहोश होने से पहले ही इस खतरे को भांप लिया था और अपने एक पुराने दोस्त, जो पुलिस अधिकारी था, को फोन पर सारी बातें बता दी थी। उसने अपने दोस्त से कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो वह समय पर आकर सब कुछ संभाले। काजल और रोहन जब सविता को जलाने की आखिरी कोशिश में थे, तभी घर के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। काजल का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। ये ये कैसे हो सकता है? उसने रोहन की तरफ देखा, जो खुद भी बिल्कुल जड़ हो गया था। तभी दरवाजा जोर से खुला और पुलिस की टीम घर में दाखिल हुई। पुलिस अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, रुको, तुम लोग क्या करने जा रहे थे? काजल और रोहन के चेहरे पर साफ घबराहट थी। सविता, जो अब तक पूरी तरह से होश में आ चुकी थी, ने कांपती आवाज में कहा, इन्होंने मेरी हत्या की साजिश रची है। सब कुछ सुना मैंने। उसकी यह बात सुनते ही पुलिस अधिकारी ने काजल और रोहन को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। काजल ने आखिरी बार सविता की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। सविता ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, अब तुम दोनों को सजा मिलेगी। इस पल में सविता ने अपनी ताकत को महसूस किया और उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपनी जान बचाई नहीं, बल्कि अपने बेटे और बहू की सच्चाई को उजागर कर दिया था। काजल और रोहन को पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा था और सविता ने राहत की सांस ली। सविता के लिए न्यायालय का यह दिन एक नया अध्याय था। वह हिम्मत के साथ न्यायालय में दाखिल हुई, जहां उसकी कहानी सुनने के लिए हर कोई उत्सुक था। सविता ने अपने दोस्तों और परिवार वालों की मदद से सबूत जुटाए थे। उसने अपनी आंखों के सामने हुई हर घटना को याद करते हुए एक एक गवाही देने की तैयारी की थी। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सविता ने अपने गवाहों का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि कैसे काजल और रोहन ने उसकी जान लेने की योजना बनाई थी। सविता की आवाज में दृढ़ता थी और उसके शब्द गूंज रहे थे, यह मेरी कहानी नहीं, बल्कि उन सभी मां बाप की कहानी है जो अपने बच्चों के हाथों पीड़ित होते हैं। उसके बाद जैसे ही जज ने फैसला सुनाया कि काजल और रोहन, आप लोगों को 10 साल की सजा सुनाई जाती है, यह सुनते ही सविता के चेहरे पर राहत की मुस्कान थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों को एवं परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमें अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोगों के प्यार से हमें और भी दिलचस्प कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि हर कहानी में प्रेरणादायक सीख छुपी है। धन्यवाद।